हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। तो जैसा आपको पता है कि आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में की क्लासेस आपकी कंटिन्यू होती ही रहती हैं। तो आज हमारा उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश और राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। ठीक है, तो हमें इसके बारे में यूपी में जो राज्य व्यवस्था है, जो प्रशासन है, उसके संदर्भ में हमें देखना है। तो आज की श्रृंखला में आपके 25 क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के पहला सवाल। ठीक है, देखिए आज का पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था। चार ऑप्शन है: 1 अप्रैल 1937, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 1 अप्रैल 1937। तो उत्तर प्रदेश में जो विधान आपकी क्या है, सभा है, उसका गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1937 को होता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शनों में देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं आपके सवाल बन ही जाएंगे। जैसे देखिएगा 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा कि जो आपका भारतीय संविधान को क्या किया गया था, तो अंगीकृत किया गया। अंगीकृत किया गया मतलब इसे अपनाया गया। क्या किया गया? इसे अपनाया गया। 15 अगस्त 1947, तो ये पता है क्या हुआ कि भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, ठीक है, भारत आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं तो ये हुआ कि जो संविधान है, संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है, तो संविधान को अपनाया कब गया? 26 जनवरी 1949 को, जबकि लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1950 को संविधान को क्या किया गया? तो अंगीकृत किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित में से किस पद्धति द्वारा होता है? सीधे जनता द्वारा, मनोनयन द्वारा, स्नातकों द्वारा या एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि किस पद्धति से होता है। ठीक है, किस पद्धति से होता है? तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है कौन सा? 4th नंबर, यानी कि एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। ठीक है, इसके मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे तो जितने भी क्या होंगे आपके, कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स होते हैं, उनको रैंकिंग के हिसाब से वोटिंग की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आप देखेंगे क्या होगा, रैंकिंग के क्या होगा हिसाब से इसमें क्या की जाती है? वोटिंग होती है। ठीक है, क्या होगी? वोटिंग होती है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो देखिएगा जो इसमें निर्वाचक मंडल अगर पूछे, ठीक है, इसमें निर्वाचक मंडल की बात करें कि जो विधानसभा या सॉरी क्या है, विधान जो परिषद है, विधान परिषद का क्या होगा आपका? निर्वाचक मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे निर्वाचक मंडल में ये कई सारे तरीकों से इसमें चुनाव होता है। ठीक है, इसमें 1/3 सदस्य कौन होंगे? तो ध्यान रखेंगे कि उस राज्य के, उस राज्य सभा के, उस राज्य मतलब उस राज्य में जो विधानसभा है सदस्यों द्वारा, 1/3 विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, सदस्यों द्वारा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में इसमें 1/3 सदस्य की बात करेंगे तो ये कहाँ से आएंगे? तो स्थानीय निकायों से ये फुलफिल होंगे। फिर इसके बाद में देखिएगा इसमें 1/3
12 सदस्य, ठीक है। कितने? तो 1/12 सदस्य किसके द्वारा होंगे? तो ये होंगे कि जो आपके अध्यापकों द्वारा, ठीक है ना, अध्यापकों द्वारा होगा, ठीक है। और 1/12 सदस्य, ठीक है, वो क्या होगा? स्नातकों द्वारा, ठीक है ना। यानी कि 1/12 सदस्य क्या होगा कि जो स्नातक, जो ग्रेजुएशन कर लिए होते हैं, जो उपाधि प्राप्त कर लिए होते हैं ग्रेजुएशन की, वो लोग वोटिंग करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा आपका 1/6 सदस्य, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि 1/6 सदस्य, ठीक है, राज्यपाल द्वारा क्या होता है? मनोनयन होता है, मनोनयन, ठीक है, मनोनयन करता है। तो ये किसी भी विधान परिषद के, भारत में किसी भी विधान परिषद के निर्वाचक मंडल में ये यहाँ से लोग इतने जाते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ से इतने लोग जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधानसभा सदस्य हैं, ठीक है, मतलब विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। और हम लोग यूपी की बात करते हैं, ठीक है, स्पेशली कहाँ? यूपी की बात करते हैं। तो क्या 401 है, 2202 है, 403 है या 404 है? तो सही आंसर क्या है? 403, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से, ठीक है ना, 19 से क्या हुआ है कि विधान सभाओं में एक आंग्ल इंडियन का मनोनयन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। जबकि ये अधिनियम लागू होने की बात आएगी, ठीक है, ये एक्ट लागू कब हुआ, ठीक है, तो ये लागू होने की बात करेंगे तो ये लागू हुआ था 2020 में, ठीक है। कब? तो जनवरी 2020, ठीक है। कब? तो जनवरी 2020 से क्या हुआ? ये अधिनियम लागू हुआ जो 104वां लाया था, ठीक है। तो पहले क्या होता था आगे कि सभी राज्यों के विधान सभाओं में एक सदस्य आंग्ल इंडियन नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब उसका क्या हुआ? उसको हटा दिया गया है इस वाले अमेंडमेंट, ठीक है। तो आपको देखना है 403, कितने? 403 अभी क्या है? प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीट है? कानपुर, श्रावस्ती, लखनऊ या प्रयागराज? तो इसमें सही आंसर क्या है? प्रयागराज, ठीक है। देखो विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, ठीक है, यहाँ पे सीटों का जो आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पे होता है। तो जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा होगा वहाँ पे सीटें क्या होंगी? जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होंगे। तो वैसे हमारे यूपी में प्रयागराज जो जिला है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या जिला है, तो यहाँ से जो विधानसभा की सीटें वो सबसे अधिक ही हैं। तो कुल 12 सीटें यहाँ से जो सबसे अधिक हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि प्रयागराज से, ठीक है, विधानसभा की कितनी? तो 12 सीट हैं, ठीक है ना। यानी कि प्रयागराज से कुल 12 विधायक जाते हैं कहाँ पे? तो विधानसभा में जाते हैं, ठीक है, प्रयागराज से, ठीक है। तो सीटों का आवंटन रखना कि जो आपकी सीट हैं, यानी कि सीट का आवंटन, ठीक है, कैसे होता है? तो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के
आधार पर होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक कहाँ पे है, प्रयागराज में। न्यूनतम की बात करेंगे तो हालांकि कई सारे जिले आ जाते हैं, जैसे बागपत हो गया, महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया। तो यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें 2-2 हैं, ठीक है ना, 2-2 हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कहाँ, प्रयागराज में, ठीक है। तो प्रयागराज में रीजन क्या है कि प्रयागराज यूपी का क्या है, ये सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, बड़ा जिला है। किसके हिसाब से, जनसंख्या में, ठीक है। कैसे है ये, जनसंख्या में ये सबसे बड़ा जिला हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 80, 100, 90 या 120। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अब हम बात करें यूपी में, ठीक है। तो यूपी की सीट, यूपी की भाई देखो सीट कहाँ कहाँ पर, ठीक है। तो यूपी की सीट्स देखो कहाँ कहाँ पर। अगर बात करोगे कि लोकसभा में कितनी है, ठीक है, फिर आपका होगा आपका राज्य सभा में कितनी है, फिर विधानसभा में कितनी है, विधानसभा में कितनी है, या फिर विधान परिषद में कितनी है, ठीक है, विधान परिषद में कितनी है। तो यहाँ पे लोकसभा में कितनी है, तो यहाँ पे है 80, राज्यसभा में कितनी है तो 31, विधानसभा में कितनी है 403, विधान परिषद में कितनी है तो 100। कितनी है तो 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, ठीक है, चाहे विधान परिषद है, ठीक है। कितना, 100। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कभी भी सवाल बन जाए, हालांकि बना तो नहीं है अभी लेकिन बन भी सकता है, कि जब उत्तराखंड यूपी में था, यानी कि जब उत्तराखंड यूपी में भी जब शामिल था तो फिर विधान परिषद की सीटें कितनी थी हमारी यूपी में, तो फिर 108 थी। कितनी थी, 108 थी। जब उत्तराखंड अलग हो गया तो फिर सीटों की संख्या कम हो गई, ठीक है, तो वो 100 आ गई अब, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो ये विधान परिषद है, ये विधान परिषद हर राज्यों में तो नहीं है, वो 6 राज्यों में है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के 6 राज्यों में ही क्या है आपका विधान परिषद है, ठीक है ना। तो जिन राज्यों में विधान परिषद होता है उसको हम लोग बाई कैमरल स्टेट कहते हैं। क्या, बाई कैमरल स्टेट कहते हैं, यानी द्विसदनी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो ये 6 राज्य कौन कौन से हैं देखिएगा जरा। एक तो हो गया कौन सा आपका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जस्ट पड़ोस में कौन हो गया, बिहार। तो इसके बाद में कौन हो गया, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के पड़ोस में कौन हो गया, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के बाद में कौन हो गया, कर्नाटक, ठीक है। कौन सा हो गया, कर्नाटक। और फिर हो गया कौन सा, तो महाराष्ट्र। कौन हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, तो ये 6 वो राज्य हो गए जहाँ पे क्या है, विधान परिषद है। तो इन 6 राज्यों में कैसी व्यवस्था है, द्विसदनी है। द्विसदनी मतलब जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, उसे द्विसदनी कहते हैं, या फिर उसे बाई कैमरल स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, ठीक है। 0, 1, 3 या 2, ठीक है। तो इसमें हालांकि सही आंसर क्या है आपका, 2 है। कितनी है, 2 है, ठीक है। अगर 2 की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, एक तो हो गई कौन सी, एक हो गई कौन,
सुचेता करपलानी। कौन हो गई? सुचेता करपलानी। तो सुचेता करपलानी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, तो सुचेता करपलानी, इनका कार्यकाल अगर देखेंगे कब कब तक था तो देखेंगे तो ये खासकर अक्टूबर 1963 से नवंबर 1967 के बीच में था। ठीक है, 1967 के बीच में था। ठीक है, हालांकि थोड़ा यहाँ पे नवंबर नहीं है, ये मार्च का महीना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है? तो ये कौन सा है? मार्च। ठीक है, तो यानी कि 1963 से 1967 के बीच में थी सुचेता करपलानी। ये ध्यान रखेंगे सुचेता करपलानी के संदर्भ में कि ये भारत में किसी राज्य की ये क्या थी? पहली महिला, ये क्या रही है? सीएम रही है। ठीक है, और भी कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और दूसरा जो नाम आएगा इसमें वो नाम किसका आएगा? तो सुश्री मायावती। ठीक है, मायावती जी। ठीक है, मायावती। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे कह सकते हैं कि यूपी में, ठीक है, सबसे अधिक बार महिला मुख्यमंत्री रहने का ये, या नॉर्मल मुख्यमंत्री रहने का ये किताब है। ये 4 बार, यानी कि जो सुश्री मायावती हैं, ये ध्यान रखना कि ये यूपी की कितनी? तो 4 बार ये क्या रही हैं? सीएम रही हैं। कितनी बार? 4 बार ये क्या रही हैं? ये सीएम रही हैं। ठीक है, अलग अलग कार्यकालों में इन्होंने शपथ लिया है। कितनी? 4 बार। ठीक है, तो ये 2 महिलाएं हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन वर्मा, आत्माराम गोविंद खेर, पुरुषोत्तम दास टंडन या नफकुल हसन। ठीक है, तो जो इसमें सही आंसर आपके लिए हो जाएगा वो कौन सा है? पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है ना, तो इनकी एक उपाधि हुआ करती थी और उस उपाधि का नाम था राज ऋषि। ठीक है, राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, ये इनकी क्या है? उपाधि है। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के क्या थे? पहले ये अध्यक्ष। ठीक है ना, और इन्हीं के नाम पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं के नाम पर प्रयागराज में एक यूनिवर्सिटी है जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी मुक्त विश्वविद्यालय है। नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, नाम क्या है? तो उसका नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो प्रयागराज में है। ठीक है, जैसे इग्नू है ना, इग्नू इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में, वैसे राज्य में हमारा कौन सा है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश देखा ना कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1937 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो 4 ऑप्शन आपके हैं, अनुच्छेद 163, 165, 181 या 174। तो देखिए इसमें सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है कौन सा? 165। ठीक है, जो देखिए जो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जिसे बोलते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि राज्य में होता है महाधिवक्ता, केंद्र में होता है आपका महान्यायवादी, जो आर्टिकल 76 से 76 है उसमें। ठीक है, तो 165 के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो महाधिवक्ता होता है, ठीक है, राज्यों में
महा अधिवक्ता, ठीक है। तो राज्यों में महाअधिवक्ता राज्य का, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा विधिक या कानूनी क्या होता है, अधिकारी होता है, ठीक है। अधिकारी होता है, ठीक है ना। यानी ये कह सकते हो कि राज्य का जो सबसे बड़ा वकील है, राज्य सरकार का जो सबसे बड़ा वकील है वो कौन है, महाधिवक्ता ही माना जाता है, ठीक है ना। इसका एक काम और है कि विधिक मामलों पर, यानी जो कानूनी मामले होते हैं कानून से संबंधित, तो विधिक मामलों पर राज्यपाल को क्या करना, सलाह देना, इसका क्या होता है, एक काम होता है कि राज्यपाल को या फिर जो राज्य सरकार है उसको विधिक मामलों पे क्या दे, ये सलाह दे, ठीक है, क्या दे, सलाह दे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो राज्य में सबसे बड़ा भाई वकील या सबसे बड़ा विधिक अधिकारी, कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो वो हो जाएगा कौन सा, तो महाधिवक्ता हो जाता है, ठीक है, राज्यों में। जबकि अगर केंद्र की बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, केंद्र स्तर पर कौन होता है, तो होता है महान्यायवादी, ठीक है, एडवोकेट जनरल, ठीक है, महान्यायवादी, ठीक है, ये होता है। तो महान्यायवादी की बात करें तो इसके लिए आपका अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है 76, कौन सा है, 76। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी अगर नियुक्ति की बात करते हैं तो वो करेगा राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो जो महान्यायवादी होगा वो राष्ट्रपति या केंद्र सरकार को क्या करेगा, विधिक सहायता या सलाह देगा, ठीक है ना, सलाह देगा। तो महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है, जबकि महाधिवक्ता कहाँ है, 165 में है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विशेष न्यायिक शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 179, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 132, ठीक है, 132। तो देखिएगा इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है, आपका है अनुच्छेद 161, कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 161 हो जाएगा, ठीक है। देखिए राज्य में क्या होता है कि राज्यपाल दोष सिद्ध व्यक्तियों की सजा कम कर सकता है, उसका लघुकरण कर सकता है, लघुकरण, उसका परिहार कर सकता है, यानी कि सजा की जो रूपरेखा है उसको वो बदल सकता है, ठीक है, परिहार कर सकता है, ठीक है ना। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 161 के तहत। लेकिन राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को अगर जो उसको मौत की सज़ा मिली है, फांसी की सज़ा मिली है, तो उसको वो माफ़ नहीं करता, ये अधिकार उसके पास नहीं है। लेकिन हाँ, राज्य में अगर उसको मान लो अगर उसे 10 साल की सज़ा मिली है तो उस 10 साल की सज़ा को वो क्या कर सकता है, 5 साल की सज़ा में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। मान लो किसी की अगर जो उम्र कैद की सज़ा मिली है, ठीक है ना, तो उसको वो कम करके हो सकता है कि उसको 10 साल में क्या करे, बदल दे। लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं होती है कि किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा हुई है या मौत की सज़ा हुई है तो उसे वो माफ़ कर सके, वो ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा वो केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है, आर्टिकल 72 यानी कि 72 के तहत, ठीक है। तो जो आपकी क्षमादान की शक्ति है, ठीक है, वो खासकर राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 72 के तहत करता है। तो ये ध्यान रखेंगे आपके, ठीक है। तो आर्टिकल कौन सा, 161। तो राज्यपाल को न्यायिक शक्ति प्रदान है कि नहीं, कहेंगे हाँ है। तो इसका उल्लेख किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 161 में क्या है, इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है।
देखिए अगला है कि निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था? पुंछी समिति, बलवंत राय मेहता समिति या सिंधवी समिति, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो गया आपका? वो हो गया बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो बलवंत राय जो मेहता की अगर बात करते हैं तो ये समिति कब बनी थी? तो ये समिति बनी थी कब? 1956 में। जबकि इसने रिपोर्ट कब सौंपी? तो रिपोर्ट इसने सौंप दी कब? 1958 में। कब सौंप दी? 1958 में। तो हालांकि जो बलवंत राय मेहता है ये गुजरात से इनका संबंध रहा है, ठीक है। तो इस समिति का गठन क्यों किया गया था? कि ताकि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका क्या किया जा सके, उसका कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा उसको सशक्तिकरण किया जा सके या फिर उसको अच्छे स्वरूप बनाया जा सके, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता, तो बलवंत राय मेहता की एक सिफारिश बहुत ही ज़्यादा प्रशंसित रहती है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दिया? तो वो बलवंत राय मेहता ने। तो ध्यान रखिएगा कि पंचायतों में त्रिस्तरीय व्यवस्था की क्या कि इन्होंने सिफारिश किया था, सिफारिश की, ठीक है ना, सिफारिश किया था। तो बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता को हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि बलवंत राय मेहता को, ठीक है, या फिर BR मेहता भी कहते हैं। तो BR मेहता को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था का जनक या शिल्पकार भी कहते हैं, या शिल्पकार कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी पंचायतों का गठन की बात करेंगे तो ये आपका आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल हो जाएगा कौन सा? 40, ठीक है। तो अगर देखेंगे पंचायती राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? पंचायती राष्ट्रीय दिवस ठीक है, पंचायती राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये ध्यान रखना बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का गठन कब किया गया था? ठीक है, सन 2000 में, 2001 में, 2002 में या 2005 में? तो इसके लिए सही आंसर कब है, कौन सा है? तो वर्ष 2002 में किया गया था, ठीक है। तो एक अधिनियम आया था, सुना था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी कि मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 के अंतर्गत यूपी में 7 अक्टूबर 2002 को, ठीक है, 2002 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, ठीक है, गठन किया गया, ठीक है। इसके फर्स्ट जो अध्यक्ष थे उनका नाम था AP मिश्रा। नाम क्या है? AP मिश्रा, ठीक है, नाम क्या है? AP मिश्रा। तो कब? 2002 में क्या हुआ? गठन हुआ। यानी कि राज्य में जो मानव के अधिकार हैं उनके संरक्षण से संबंधित जो मुद्दा देखा जाता है वो इस मानवाधिकार आयोग द्वारा ही देखा जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा,
अगला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1937 में, 1938 में, 1945 में या 1947 में। ठीक है, राज्य में क्या है? लोक सेवा आयोग, सुना होगा। राज्य में जो लोक सेवा आयोग है उसकी करा की स्थापना कब किया गया था? ठीक है, तो ये सही आंसर क्या होगा इसका? 1937। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो हैं कौन? तो DL ब्रॉकमैन। ठीक है, कौन है? ब्रॉकमैन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ये कैसा आयोग है? एक संवैधानिक आयोग है। ध्यान रखिएगा कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं वो एक संवैधानिक आयोग होते हैं। ठीक है ना, इनका संविधान में आपका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13 कि उत्तर प्रदेश में दीवानी के मामले में सबसे नीचे का न्यायालय किसका न्यायालय होता है? तहसीलदार का, मुंसिफ का, जिलाधिकारी का और जिला जज का। इन्हें सबसे नीचे का पूछ रहा है। ठीक है, सबसे नीचे का पूछ रहा है ये, तो देखिएगा इसमें हो जाएगा सही आंसर कौन सा है? मुंसिफ कोर्ट। तो मुंसिफ जो कोर्ट होता है वो सबसे नीचे का न्यायालय होता है। ठीक है, दीवानी मामलों में। क्या है? दीवानी मामलों में। ठीक है, तो देखो दीवानी मामले में यहाँ पे देखें, ठीक है, दीवानी मामले में अगर इनको देखेंगे तो इनका क्या लगता है? पहले लगता है आपका जो आपका जिला जज की अगर बात करें तो ये सबसे क्या होता है? ऊपर का न्यायालय होता है, जिला जज। ठीक है, फिर आपका होता है सिविल जज। ठीक है, और फिर इसके नीचे होगा कौन सा? मुंसिफ, यानी कि मुंसिफ। ठीक है, मुंसिफ जज होता है। ठीक है, मुंसिफ जज होता है। ठीक है, तो दीवानी मामलों में ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ खास ऐसे इनका क्रम लगता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुने जाने की परंपरा सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो देखिएगा जो लोक लेखा समिति होती है, आपने पढ़ रखा होगा कि जो संसद है या फिर राज्यों में विधानसभाएं हैं वहाँ पे बहुत सारी समितियाँ बनती हैं, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सेवा योजना समिति। ठीक है, ऐसे बहुत समितियाँ बनती हैं। तो जो लोक लेखा समिति है ना, तो लोक लेखा समिति में ध्यान रखिएगा कि जो अध्यक्ष बनेगा वो जो विपक्ष का नेता होगा, यानी कि जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है, ठीक है, उसका प्रमुख जो नेता होगा या व्यक्ति वो बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है? पश्चिम बंगाल से, बिहार से, मध्य प्रदेश से या फिर उत्तर प्रदेश से। सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। ये कब से शुरू हो रहा है? ये 1937 से इसकी क्या हो रही है? इसकी 1937 से शुरुआत हो रही है। ठीक है ना, 1948 इसकी क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है 1948 से। लेकिन आप देखोगे कि केंद्र सरकार की अगर बात करते हैं तो केंद्र सरकार यानी कुल मिला के संसद इस परंपरा को कब से शुरू किया है? कब से शुरू किया है? तो वो 1967 से उन्होंने क्या किया? शुरू किया है। कब से? तो 1967 से। ठीक है, तो हमारे यूपी में 1948 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, जबकि केंद्र में बात करें तो ये लागू कब हुआ? 1967 में क्या हुआ? लागू हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा बिहार में एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में जो आपकी विधानसभा सीट है वो कितनी है? विधानसभा सीट, तो ये पूछा गया सवाल है, तो 243। और जो विधान परिषद है वो कितनी सीट है यहाँ पे? तो वो है 75। कितनी है? 75। ये बिहार की बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो जानते ही हैं आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होता है? 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या फिर 3 वर्ष के लिए? तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है? 6 वर्ष के लिए। ये लिखा ना विधान परिषद। ठीक है, तो विधान परिषद का जो सदस्य होता है वो 6 वर्षों के लिए चुना जाता है, और जो आपका विधानसभा का सदस्य होता है वो
5 वर्षों के लिए चुना जाता है। तो जो विधानसभा का सदस्य होता है उसे क्या कहते हैं, उसे एमएलसी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, यहाँ के सदस्य को कहते हैं एमएलसी कहते हैं। ठीक है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो जो एमएलसी होते हैं वो कितने सालों के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्षों के लिए। और जो एमएलए होते हैं यानी विधानसभा वाले, ठीक है, तो वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि विधान परिषद में 1/3 सदस्य, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर, ठीक है, क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी कि विधान परिषद में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 सालों में वो निकल जाते हैं। ठीक है, और फिर से 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। तो यानी कि किसी भी विधान परिषद में परमानेंट सदस्य कितने बने रहते हैं, तो 2/3, क्योंकि 1/3 निकल जाते हैं तो परमानेंट 2/3 सदस्य उसमें बने रहते हैं। ठीक है, 2/3 सदस्य उसमें परमानेंट बने रहते हैं। इसलिए विधान परिषद को स्थायी सदन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, स्थायी सदन भी कहते हैं। तो कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा 6 वर्षों के लिए। ठीक है, ये होते हैं। अगर देखिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कब से द्विसदनीय विधानमंडल है, 1935 से, 1936 से, 1937 से या 1938 से। ठीक है, कब से पूछ रहा है। देखो जब हमारे कह सकते हो यूपी में विधानसभा का गठन हुआ या विधानमंडल का गठन हुआ, तो हमारा विधानमंडल जब गठित हुआ तो उसी समय क्या था, वो द्विसदनीय था, यानी कि 2 सदन थे। ठीक है, तो द्विसदनीय विधानमंडल की अगर बात करते हैं तो कब बना था विधानसभा, 1937 बना था, तो 1937 से। ठीक है, तो द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब क्या हो गया, इसके मतलब हो गया कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका विधान सभा और क्या होगा इसमें विधान परिषद। ठीक है, ये 2 चीजें होंगी। ठीक है, ये 2 चीजें होंगी, विधानसभा और विधान परिषद होगा। ठीक है, तो जो द्विसदनीय विधानमंडल होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं बाई कैमरल स्टेट। ठीक है, बाई कैमरल का मतलब, बाई का मतलब 2 होता है। ठीक है, तो बाई कैमरल स्टेट किसे कहेंगे, जहां पे 2 सदन हो। ठीक है, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद हो। ठीक है, तो वो से, ठीक है, तो ये 1937 से ही हमारे यूपी में ये द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हो गई थी। तो भारत में कितने द्विसदनीय विधानमंडल हैं, तो 6 हैं। कितने, 6 हैं, उनमें से एक यूपी भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की व्यय किस निधि पर भारित होता है। ठीक है, किस निधि पर क्या होता है, भारित होता है। तो 4 ऑप्शन आपके हैं, ये लगा ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का व्यय किस निधि पर भारित होता है। तो अब देखो भारत की क्या है, संचित निधि, भारत राज्य की संचित निधि, फीस द्वारा इसके स्वयं के एकत्र निधि पर, ठीक है, या आकस्मिक निधि पर। तो देखिएगा भारत की संचित निधि तो नहीं होगा क्योंकि ये राज्य की बात है। ठीक है, और आकस्मिक निधि भी नहीं होगा। आकस्मिक निधि पे पैसा कब खर्च किया जाता है, अचानक, जब मान लो कि भारत में या राज्य में कोई अचानक से कोई आपदा आ जाए, कोई महामारी फैल जाए, तो उसकी फंडिंग आकस्मिक निधि से होती है। ठीक है, तो फीस द्वारा इसके स्वयं के एकत्र पर नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है राज्य की जो संचित निधि होती है उस पर क्या होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो व्यय है, जो खर्चा है, वो यहाँ से जाता है। कहाँ से, राज्य की संचित निधि से जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो वैसे निधियों की बात करें तो 2 निधियाँ ज़्यादा आपको पाई जाती हैं। एक निधि कौन सी, संचित निधि, और एक होती है कौन सी, आकस्मिक निधि। ठीक है, संचित और आकस्मिक निधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय अवस्था में द्वितीय स्तर कौन सा होता है। ठीक है, ग्राम सभा, बीडीओ, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत। ठीक है, आपने देखा ना कि त्रिस्तरीय जो पंचायतों का व्यवस्था है ये किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। किसने दिया था, बलवंत राय मेहता ने दिया था। ठीक है,
त्रिस्तरीय पर कौन कौन सा होता है, तो देखिएगा एक होगा कौन सा आपका जिला पंचायत, कौन सा होगा जिला पंचायत। तो जिला पंचायत से जो नीचे का होता है वो उसे कहते हैं क्षेत्र या फिर ब्लॉक पंचायत, ये होता है। और फिर से नीचे की बात करते हैं तो होता है ग्राम पंचायत, ठीक है, कौन होगा ग्राम पंचायत, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता ने यही 3 क्या दिया था, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था दिया था। सबसे ऊपर होगा जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत और फिर होगा ग्राम पंचायत, ठीक है। तो सवाल ये पूछा जाता है कि जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी कौन सा है, तो बताएंगे क्षेत्र पंचायत, ठीक है। हालांकि हर राज्यों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, कहीं पर क्षेत्र पंचायत लिखा होगा, कहीं पे आपका ब्लॉक पंचायत लिखा होगा, कहीं पे समिति पंचायत लिखा होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि क्षेत्र पंचायत जो होता है वो जिला और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी होता है, ठीक है, जो दोनों को मीडिएटर के रूप में काम ये करता है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया भाई, क्षेत्र पंचायत। तो दूसरा स्तर यही तो है, ठीक है, यही है, ये क्या आपका दूसरा स्तर है, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। तो सबसे नीचे कौन है, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत होता है, ये ध्यान रखना, जो ग्राम पंचायत होता है, ये जो जो ग्राम सभा होती है उसकी क्या होती है, कार्यकारिणी ये इकाई होती है, ठीक है। ग्राम पंचायत जो गांव में जो ग्राम सभा है उसकी क्या है, कार्यकारिणी ये क्या है, इकाई होती है, ठीक है। या फिर हम ऐसा ही लिख लें, ये शुद्ध है ना, ग्राम सभा की कार्यकारी इकाई, क्या है, कार्यकारी इकाई, ठीक है। तो ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, त्रिस्तरीय व्यवस्था ये दिया था। लेकिन ध्यान रखिएगा सवाल पूछा जाएगा कि किस राज्य में 4 स्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, 4 स्तरीय क्या है आपका पंचायती व्यवस्था है। तो हमारे यूपी में तो 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था है, ठीक है। किसी किसी में 2 स्तरीय भी होता है, किसी किसी में क्या होता है 2 स्तरीय होता है, वहाँ पर ये मिडल वाला नहीं होता है, ठीक है, जिला पंचायत और फिर ग्राम पंचायत डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन ये यूनिक है कि पश्चिम बंगाल में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तरों पे है, वो है आपके 4 स्तरों पे। कितने हैं, 4 स्तरों पे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया, 1975, 1980, 1985 या 1990। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका 1975। कौन सा है, 1975, ठीक है। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त का गठन कब होता है, तो 1975 में, ठीक है। तो यहीं पे लिख दें क्या कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का गठन कब हुआ, 1975 में, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हैं कि यूपी के फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे, तो उनका नाम हो जाएगा विशंभर दयाल, ठीक है, विशंभर दयाल। तो विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के क्या थे, पहले लोकायुक्त थे, ठीक है, पहले ये क्या थे, लोकायुक्त थे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अभी वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान के में कौन है, तो वो है संजय मिश्र। कौन है, संजय मिश्र, ठीक है, संजय मिश्र, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का कह सकते हैं कार्यकाल कितना होता है, तो ये ध्यान रखना यूनिक है, कितना, तो 8 वर्ष, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त जो भी बनेगा वो कितने सालों तक रहेगा, 8 वर्ष तक रहेगा। और लोकायुक्त
वही बन सकता है जो कोई क्या हो, न्यायाधीश हो या न्यायिक पद पे रहा हो। तो ये एक न्यायिक पद है। कैसा है? लोकायुक्त या उप लोकायुक्त कैसा है? एक न्यायिक पद है। ठीक है, तो इसकी ध्यान रखना कि लोकायुक्त एक क्या है, न्यायिक पद है। ठीक है ना, कैसा है? एक न्यायिक पद है। और इसकी लोकायुक्त की नियुक्ति की बात करेंगे तो कौन करेगा? तो वो करता है राज्यपाल करता है। ठीक है, तो राज्यों में लोकायुक्त होता है, केंद्र में लोकपाल होता है। ठीक है, केंद्र स्तर पर कौन होगा? केंद्र स्तर पे कौन होगा? तो होगा लोकपाल होगा। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो लोकायुक्त का गठन करने वाला पहला अगर राज्य पूछेगा तो वो महाराष्ट्र होगा। ठीक है ना, यानी कि लोकायुक्त का गठन करने वाला फर्स्ट अगर राज्य पूछे तो वो कौन होगा? तो वो होगा महाराष्ट्र। कब? तो 1971। कब? तो 1971 में इसका गठन किया। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और हमारी यूपी में कब किया गया? तो 1975। ठीक है, 1975। ठीक है, तो आपको ये डाटा भाई ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, चलिए, तो कितने साल का कार्यकाल होता है? 8 वर्ष का होता है। ठीक है, थोड़ा यूनिक सवाल है ये। ठीक है, देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? ठीक है, नहीं थे। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, कृष्णचंद्र पंत, नारायण दत्त तिवारी। तो ये तो पहले ही थे, नारायण दत्त तिवारी भी हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा भी हैं। ये नहीं है, कौन है? तो ये जो कृष्ण चंद्र पंत है ये नहीं है। ठीक है, बाकी ऊपर की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पर तो कह सकते हैं कि ये यूपी के क्या थे? प्रथम सीएम थे। ठीक है, प्रथम सीएम थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे तो इन्हीं के नाम पर भारत का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ठीक है, और हेमवती नंदन बहुगुणा ये हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, लेकिन कब? जब उत्तराखंड ये एक में था, यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक में था, तब ये सीएम रह चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए नारायण दत्त तिवारी की बात करें। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि हेमवती नंदन बहुगुणा, नाम तो लगा हेमवती नंदन बहुगुणा, तो ये पुरुष हैं, महिला नहीं है। क्योंकि अभी आपने पहले पढ़ा ना कि उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही ऐसे सीएम हैं जो महिला, मतलब 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो महिलाओं के, मतलब महिला हैं सीएम। ठीक है, महिला सीएम है। एक कौन? सुजाता कृपलानी, दूसरे मायावती। तो यही तो भाई जो सुश्री मायावती हैं यही। तो बाकी हेमवती आप देखेंगे तो कहेंगे हेमवती, तो ये भी महिला नहीं, ये पुरुष। ठीक है, तो नारायण दत्त तिवारी, अब देखो नारायण दत्त तिवारी के संदर्भ में कि ये नारायण दत्त तिवारी वो व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के सीएम रह चुके हैं। तो ये एक यूनिक सवाल आपसे बनेगा कि भाई ये कौन से व्यक्ति हैं जो 2 राज्यों के सीएम रह चुके हैं? वो है नारायण दत्त तिवारी। क्योंकि जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तब ये यूपी के सीएम थे, और जब उत्तराखंड अलग हो गया तो वे उत्तराखंड वाले क्षेत्र में चले गए, तो ये उत्तराखंड के भी बाद में सीएम बने। तो ये ध्यान रखिएगा कि नारायण दत्त तिवारी इनके संदर्भ में कि ये यूपी व उत्तराखंड दोनों के क्या रहे? दोनों के मुख्यमंत्री रहे हैं। दोनों के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो ये यूपी व उत्तराखंड दोनों के मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन? नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, तो हेमवती नंदन बहुगुणा ये भी सीएम रही है सीएम रहे हमारे यूपी के। ठीक है, उत्तराखंड वाले क्षेत्र से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो गोविंद वल्लभ पंत ये यूपी के प्रथम सीएम थे। और ये सवाल हो सकता है बनने कि जो आपके ये गोविंद वल्लभ पंत हैं, ठीक है, इनको भारत रत्न कब मिला था? इनको भारत रत्न कब मिला था? तो 1957 में मिला था।
ठीक है। ये कब मिला था? 1957 में, जब ये क्या थे? गृह मंत्री के पद पे आसीन थे, तो ये उस समय इनको ये मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन कब से प्रारंभ हुआ? 1915 से, 1916 से, ठीक है, या 1917 से, या 1918 से। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखिएगा कब से, तो 1916 से। ठीक है, तो जो नगरों में स्वायत्त शासन व्यवस्था कब से प्रारंभ हो रहा है? तो 1916 से हो रहा है। ठीक है, 1916, तो 1916 का आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों को त्रिस्तरीय प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? 1961, 62, 63, 63, 64 या 64, 65? तो इसका जो सही आंसर है 1961 और 62। कब हो गया? 1961 और 62 से आपको ध्यान रखिएगा। तो पंचायतों की त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है ये कब से प्रारंभ की गई यूपी में? तो 1961 और 62। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये पंचायती राज अधिनियम जो आया था यूपी में 1961 में आया था, तो देखेंगे तब से शुरू हो गया था। ठीक है, तो त्रिस्तरीय जो सिस्टम है उनमें आपने देखा ही था कि सबसे ऊपर कौन होता है? जिला पंचायत, है नहीं, ये था। इसके नीचे क्षेत्र पंचायत, और इसके नीचे कौन होता है? तो ग्राम पंचायत। ठीक है, कौन है? तो ग्राम पंचायत। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना कि यहाँ पे कहता है जिला पंचायत पे जो कहता है उसका अगर सचिव की बात करते हैं, क्षेत्र पंचायत सचिव कौन होगा, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर सचिव की बात करेंगे तो यहाँ का जो सचिव होता है, सचिव वो कौन होता है? तो वो होता है आपका VDO। ठीक है ना, यानी कि ग्राम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। यहाँ पे आपका जो सचिव होगा, वो होगा कौन? तो वो होगा BDO। ठीक है ना, कौन होता है? BDO होगा, BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, कौन होगा? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है ना, और यहाँ पे सचिव तो आप देखेंगे CDO या फिर जिला जो अधिकारी होता है वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यक्षों की बात करेंगे तो भाई जिला पंचायत अध्यक्ष तो ही तो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अध्यक्ष कौन होगा? तो ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, यहाँ पे जो प्रधान होता है वो अध्यक्ष होता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पंचायतों का चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है ना, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। देखो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे ये पूछा है कि पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए पूछा है कि भाई अगर पंचायतों में चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, वोट देने की उम्र या मतदान करने की उम्र ये नहीं पूछा है। तो ये लगा कि पंचायतों का चुनाव लड़ने हेतु तो एक व्यक्ति का न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो सही आंसर क्या होगा? 21 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष के आप हो चुके हैं तो आप गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, जबकि वोट देने की न्यूनतम जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 18 वर्ष। लेकिन ये भी पहले 21 वर्ष थी, लेकिन इसको हटा के 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो यहीं पर लिखेंगे कि मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है,
कर दिया गया। इसके लिए हमने कौन सा संशोधन लेकर आए थे? तो इसके लिए संशोधन जो था वो था कौन सा? तो 61वां। कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन एक्ट यानी अधिनियम 1989। कौन सा? 1989। तो इसके तहत हमने क्या कर दिया? 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 21 वर्ष से घटाकर हमने 18 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 21 वर्ष। ठीक है, पंचायतों का चुनाव लड़ना है तो 21 वर्ष। ठीक है, अगर जो आपको लोकसभा और या फिर विधान सभा का चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब से प्रारंभ हुई? 1945 से, 1946 से, 1947 से या 1950 से? ठीक है, 1950 से। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है 1947। रीजन क्या है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम कब आया? 1947 में आया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम कब आया? तो 1947 में आया था। कब आया था? 1947 में आया था। ठीक है, जबकि यूपी में पंचायतों का स्थापना शुरुआत कब शुरू हो गया? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पंचायतों की स्थापना 1955 से शुरू होना हो गया। ठीक है, तो अधिनियम कब आया? 1947 में। ठीक है, ठीक है, 1947 में ये एक्ट आया था। ठीक है, तो को हो जाएगा 1947। ठीक है, आपको ये ध्यान रखनी है। तो अब उसके अलावा देखिएगा आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे पंचायतों की स्थापना नहीं की गई है? ठीक है ना, तो वो हो जाएगा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, एक सवाल बेहतर बनेगा कि अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों स्थापना नहीं की गई है क्योंकि वहाँ पर पंचायतों जैसा ही कुछ अलग है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके अतिरिक्त देखो एक सवाल एक बेहतर बनेगा। ठीक है, कि यूपी में कह सकते हैं यूपी के पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 या फिर 33% या 33.33 करके होता है या 33% क्या है? सीट आरक्षित है। कितनी है? सीट आरक्षित है। ठीक है, इतनी सीट आरक्षित है। लेकिन आप देखेंगे जब हम लोग बात करेंगे ना बिहार, तो बिहार के पंचायतों में 1/2 सीट आरक्षित है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि सवाल ये कभी बन जाए आपसे कि बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 1/2 या 50% सीटें क्या है? आरक्षित है महिलाओं के लिए। ठीक है, तो पंचायतों में 1/2 या 50% सीट आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो था बिहार। ठीक है, वो कौन सा था? बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना कब की गई। ठीक है, ये क्या है, विधिक सेवा प्राधिकरणों, 1985, 1987, 1995 या 2005 में। ठीक है, तो इसका बताओ सही आंसर क्या होगा, 85, 87, 95 या फिर 2005। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 1987। तो आज के हमारे ये 25 क्वेश्चन थे जो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था और प्रशासन संबंधित है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपके यूपी स्पेशल से ही कुछ डाटा होगा उसमें।